जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। ऑर्गेनन के व्याख्यान जो आप सब बहुत कम देखते हैं, उस सीरीज में हम एक कदम आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 30 के ऊपर। एपोरिज्म 30 के अंदर मास्टर क्या कहना चाहते हैं। हर व्याख्यान की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ। आप हमसे www.homeopathicgurukul.com के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज का विचार, जिंदगी में सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए जिंदगी में चिंता नहीं, चिंतन करें। हमने गुरुकुल का जब परिचय का व्याख्यान लिया तब ही बताया था कि कोई भी व्याख्यान देखें, उसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें, और अगर उसका प्रायोगिक अनुसंधान है तो ही उसको आप स्वीकार करें, अन्यथा छोड़ दें। चिंतन में बहुत ताकत है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक दिया है वो रात के अंधेरे को दूर करके उजाला देता है, एक सूरज है वो अंधेरे को दूर करके उजाला देता है, उसी तरीके से जीवन के अंदर चिंतन रूपी जो सूर्य है उसके अंदर ही हम उजाले की ओर जा सकते हैं। चिंतन को ही अपना गुरु मानिए, और गुरु का अर्थ ही होता है कि जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। तो वही चिंतन है जो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश के अंदर ले जाता है, और उस प्रकाश के अंदर हम देख पाते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि फिजिशियन किसे कहते हैं, उसका मिशन क्या है, क्योर कैसा होना चाहिए, रैपिड, जेंटल, परमानेंट, रिस्टोरेशन, वाइटल फोर्स, डायनेमिक इन द नेचर, और उसके सामने मेडिसिन। फिर नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर मतलब क्या, कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली रिमूव्ड और एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन। और अब उस नेचर्स लॉ ऑफ क्योर का प्रायोगिक अनुसंधान मास्टर हनीमैन हमें एपोरिज्म 30 के अंदर यही सिखाते हैं। क्या कहते हैं मास्टर? द ह्यूमन बॉडी appears to admit of being much more powerfully affected in its health by medicine। ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ बॉडी से नहीं मतलब है। ह्यूमन बॉडी का मतलब होता है माइंड, बॉडी, इमोशन, वाइटल फोर्स, सब कुछ। appear to admit of being much more powerfully affected, दूसरे सबसे ज्यादा पावरफुली अफेक्टेड होता है अपनी हेल्थ में। किससे? बाय मेडिसिन। क्यों? पार्टली बिकॉज वी हैव द रेगुलेशन ऑफ द डोज इन आवर ओन पावर, देन बाय नेचुरल मॉर्बिड स्टिमुलाई फॉर नेचुरल डिसीज आर क्योर्ड एंड ओवरकम बाय सुटेबल मेडिसिन। हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो माइंड, बॉडी एंड इमोशन है, वो मेडिसिन से ज्यादा पावरफुली अफेक्टेड होता है रादर नेचुरल डिसीज। क्यों? अगर नेचुरल डिसीज स्ट्रांग है तो अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर मेडिसिन वहां पे एक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर का मतलब क्या होता है? वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन। तो वीकर डायनेमिक अफेक्शन का मतलब क्या है? नेचुरल डिसीज। सो नेचुरल डिसीज इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन, मतलब मेडिसिनल डिसीज। हम किसी व्यक्ति को होम्योपैथिक मेडिसिन, डायनेमिक मेडिसिन देते हैं तो हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करते हैं ना। तभी जाके जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन के द्वारा परमानेंटली रिमूव्ड हो जाएगा। और जो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन है, मतलब जो मेडिसिनल डिसीज है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो डिसीज पैदा करती है, डायनेमिक डिसीज, और उसका रेगुलेशन डोज हमारे हाथ में है, तो हम उसका डोज डाउन करेंगे तो मेडिसिनल डिसीज भी चला जाएगा। मतलब वीकर डायनेमिक अफेक्शन था, उसको स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन ने खदेड़ दिया वहां से। अब क्या रहा? सिर्फ स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन रहा, जिसका डोज हमारे हाथ में है। और हनीमैन क्या कहते हैं? मिनिमम डोज। तो हम उसको डोज को कट डाउन करते हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। तो अब क्या बचेगा? हेल्थ, वाइटल फोर्स। क्या? वाइटल फोर्स बचेगा, और वाइटल फोर्स क्या करेगा? हेल्थ को मेंटेन करेगा। राजा छत्रसाल के ऊपर नवाब ने चढ़ाई की है, मस्तानी जाती है, पेशवा बाजीराव को लेके आती है। पेशवा बाजीराव इज स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन, एंड जो नवाब है वो वीकर डायनेमिक अफेक्शन है। सो वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। सो वहां से नवाब चला गया, नवाब की सेना चली गई। अब क्या रहा? राजा छत्रसाल और मेडिसिन, मतलब
पेशवा बाजीराव। अब थोड़े टाइम के बाद पेशवा बाजीराव भी चले जाएंगे, तो अब क्या बचेगा? राजा छत्रसाल बचेंगे, और वो क्या करेंगे? सुचारू ढंग से अपने राज्य में शासन करेंगे। सब कुछ अच्छा होना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सबको खाना पीना मिलना चाहिए और खुशी खुशी सब रहें, यही उनका काम है ना। तो वाइटल फोर्स का भी यही काम है कि सब खुशी खुशी रहें, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। लेकिन नवाब रूपी एक मायाजम यानी कि डिसीज आ जाता है, जो डायनेमिक अफेक्शन है वो आ गया। अब वाइटल फोर्स अलोन, राजा छत्रसाल अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? वहां पे राज्य सुचारू ढंग से नहीं चलेगा। वो किला बंद करके बैठ जाएंगे, हर रोज तीरें चलेंगी, युद्ध होगा, काफी सारे लोग मरेंगे, काफी सारे लोगों को तकलीफें होंगी। जब ये डिसीज का जो प्रोसेस है उसके दौरान सब सुचारू ढंग से नहीं चल पाता है, कुछ साइन एंड सिम्टम मिलते हैं, और उन साइन एंड सिम्टम के ऊपर से हम उसको मदद भेजते हैं, मदद। लेकिन राजा छत्रसाल राजा हैं, नवाब राजा हैं, तो सामने उनको राजा के समकक्षी व्यक्ति होगा जो उनकी मदद करेगा। वाइटल फोर्स डायनेमिक है, डिसीज डायनेमिक है, तो मेडिसिन भी डायनेमिक ही होनी चाहिए। वहां पे आप राजा छत्रसाल मदद के लिए बुलाएं और वहां पे आप इंजीनियर्स को भेज दें, तो युद्ध में इंजीनियर्स क्या मदद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे डायनेमिक ही चाहिए। और हनीमैन ने हमें जो बताया कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर का मतलब क्या है, कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। और हमें कैसा क्योर चाहिए? एपोरिज्म नंबर 2, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। और यहाँ पे नेचर्स लॉ ऑफ क्योर क्या कहता है? परमानेंटली एक्सटिंग्विश। मालूम चल रहा है? हनीमैन ने पूरी ऑर्गेनन उन्हीं लोगों के लिए लिखी है जिनका मिशन वाइटल फोर्स को रिस्टोर करना है और जिनको रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ वाइटल फोर्स चाहिए। इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे सिम्टम चले जाते हैं, डिसीज सप्रेस्ड होते हैं, पेशेंट को अच्छा होता है, काफी सारे रास्तों से हो सकता है। लेकिन हनीमैन ने ये सब एपोरिज्म किन के लिए लिखे हैं? जिनको रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन करना है। हमारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि काफी सारे लोग हैं जो एक साथ बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, रिजल्ट उनको भी मिलते हैं। कई ऐसे फिजिशियंस हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेडिसिन देते हैं, रिजल्ट उनको भी मिलते हैं। कई सारे ऐसे फिजिशियन हैं जो सो कॉल्ड थेरापुटिक, जो प्योर थेरापुटिक नहीं है, जिनके फिक्स फॉर्मूलाज हैं, लाइक अनदर मेडिकल साइंस या मॉडर्न मेडिसिन की तरह फिक्स है, ये डिसीज ये दवाइयाँ, ये डिसीज ये दवाइयाँ, वो देते हैं, फिर उनको भी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें क्यों सिमिलिमम की ओर जाना चाहिए? हमें क्यों सिंगल मेडिसिन की ओर जाना चाहिए? वो कितना इजी है कि डिसीज का नाम सामने 3-4 मेडिसिन, डिसीज का नाम 3-4 मेडिसिन, और उसमें भी रिजल्ट मिलता है। तो क्यों हमें सिमिलिमम की ओर बढ़ना चाहिए? हमें जो वे कैसा है, तकलीफ दे है, जिसमें हर बार आपको अपने दिमाग को कसना पड़ता है, हर बार केस टेकिंग करना पड़ता है, हर बार सिमिलिमम ढूंढनी पड़ती है, हर बार टोटालिटी बनानी पड़ती है, और हर बार कॉमन अनकॉमन, कॉमन अनकॉमन, और ये सब करना पड़ता है। क्यों हम ऐसा डिफिकल्ट वे चुनते हैं जब इजी वे हमारे सामने है? ये दवाई, ये डिसीज, ये दवाई, ये डिसीज, ये दवाइयाँ, ये डिसीज, ये दवाइयाँ, और रिजल्ट तो उसमें भी मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन था हमारे कुछ स्टूडेंट का, और उन क्वेश्चन का जवाब हनीमैन यहाँ पे एपोरिज्म 30 के अंदर दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? आप मेडिसिन 2-3-4 देते हैं, ठीक है, तो वो 2-3-4 आर्टिफिशियल 2-3-4 डिसीज प्रोड्यूस करेंगे, और व्हेन टू डिसिमिलर डिसीज मीट इन द बॉडी, क्या होगा? सप्रेशन। मालूम चल रहा है? या तो दोनों साथ मिलके कॉम्प्लेक्स डिसीज पैदा करेंगे। हनीमैन यहाँ पे क्या कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों का भी साइड इफेक्ट हो सकता है। हाँ, होम्योपैथिक सिद्धांतों का साइड इफेक्ट नहीं। क्लियर हो रहा है डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथिक दवाइयां एंड होम्योपैथिक सिद्धांत? हम जो कहते हैं ना कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हाँ, होम्योपैथिक सिद्धांतों के द्वारा अगर दवाई प्रयोग की गई है तो साइड इफेक्ट नहीं है। अगर होम्योपैथिक दवाइयां हैफेजार्ड वे में प्रयोग की जाएं तो वहां पे भी साइड इफेक्ट मिल सकता है। साइड इफेक्ट मतलब क्या मिलेगा? सप्रेशन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स डिसीज, डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज पैदा हो सकते हैं। अगर आप 2-3-4 दवाइयां
रिपीटेड डोज में पेशेंट को दी जाए तो उसमें 2, 3, 4 अलग अलग आर्टिफिशियल डिसीज पैदा होंगे। हाँ, पेशेंट आपके पास जो कंप्लेंट लेके आया है वो कंप्लेंट चली जाएगी, लेकिन दूसरी कंप्लेंट शुरू रहेगी। पेशेंट्स उतने नॉलेजेबल नहीं है कि उनको मालूम चले कि ये तो एक कंप्लेंट जाने के बाद दूसरी कंप्लेंट शुरू हुई है, या तो पेशेंट को कंप्लेंट जिस स्तर के ऊपर थी उससे वाइटल स्तर के ऊपर कंप्लेंट जाएंगी। मालूम चल रहा है, पेशेंट स्किन डिसीज के लिए आया और हमने 2, 3, 4 स्किन के ऊपर जिस मेडिसिन की अफिनिटी है वो दे दिया। पेशेंट ने बोला सर स्किन के तो सारे इरप्शन चले गए हैं, लेकिन अब थोड़े दिनों से मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, तो ये क्या है? जरूरी नहीं है कि अनदर वे ऑफ मेडिसिन ही सप्रेशन करें, वी कैन सप्रेस विथ होम्योपैथिक मेडिसिन अल्सो, अगर सिद्धांतों के ऊपर नहीं दी गई है तो। क्लियर हो रहा है? अगर आप हेल्दी ह्यूमन बीइंग को मेडिसिन खिलाते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल डिसीज पैदा होता है। मेडिसिनल डिसीज आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिसीज। मालूम चल रहा है? तो आप 2, 3, 4, 5 मेडिसिन हम साथ में खिलाएंगे तो उसमें 2, 3, 4, 5 आर्टिफिशियल डिसीज पैदा होंगे। हाँ, थोड़े समय तक खिला के छोड़ दिया तो अल्टर्ड लेवल होके वाइटल फोर्स वापिस ओवरकम कर जाएगा, लेकिन अगर उसको लॉन्ग टाइम तक अलग अलग दवाइयां जिसको हम नॉन सिमिलर दवाइयां कह सकते हैं वो अगर खिलाई जाए तो परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेजेस होंगे और अनक्योरेबल डिसीज होंगे। कॉम्प्लेक्स डिसीज, डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज आगे आएगा, हम देखेंगे। लेकिन उस प्रश्न का जवाब है, रिजल्ट मिलता है। मालूम चल रहा है, आइदर आपको स्किन डिसीज था और फिर आपने 2, 3, 4 अलग अलग मेडिसिन दे दी, या डिसिमिलर मेडिसिन दे दी, या अनसिमिलर मेडिसिन दे दी, तो हो सकता है कि स्किन डिसीज चला गया लेकिन फिर उसको पाइल्स और एसिडिटी शुरू हुए या पाइल्स और अल्सर शुरू हुए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार जिनको रोग बोलते हैं दे आर ओनली एक्सप्रेशन ऑफ द मायाजम। वो अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं। किसी के ब्लड में शुगर बढ़ सकता है, किसी के ब्लड में लिपिड बढ़ सकता है, किसी के ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ सकता है, किसी की स्किन के ऊपर टैग बढ़ सकता है, किसी को म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर सिस्ट बढ़ सकता है, किसी को ग्लैंड बड़ी हो सकती हैं। ये सब एक मायाजम के अलग अलग एक्सप्रेशन हैं। हो सकता है कि आपने किसी पेशेंट को मेंसिस का दिक्कत था और कोई भी अनसिमिलर मेडिसिन या 2, 3, 4 मेडिसिन दे दिए, उसके बाद वो तो अच्छा हो गया लेकिन उसको गोइटर डेवलप हुआ, तो ये क्या है? मालूम चल रहा है? मायाजम का एक्सप्रेशन एक जगह से चला जाके दूसरी जगह पे गया और मच मोर डीपर जगह पे गया। पता चल रहा है? रिजल्ट सब में मिलते हैं, जो भी सिम्टम है वो सब में डिसअपियर होते हैं, लेकिन रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन वैसे नहीं मिलता है। क्लियर हो रहा है? वो सब होम्योपैथी कर रहे हैं, जिसको जितना आए उतना वो सब कर रहे हैं। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम तो हनीमैन को जितना समझ पा रहे हैं उतना आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर नेचुरल डिसीज आर क्योर्ड एंड ओवरकम बाय सुटेबल मेडिसिन। मालूम चल रहा है? हनीमैन ने एक एक शब्द चुन चुन के लिखा हुआ है, जैसे तैसे नहीं लिख दिया है। क्लियर हो रहा है? नेचुरल डिसीज आर क्योर्ड एंड ओवरकम बाय सुटेबल मेडिसिन। सुटेबल मेडिसिन मतलब सिमिलर, ऐसी मेडिसिन जिसने हेल्दी ह्यूमन के अंदर उस तरीके के सिम्टम डेवलप किए हैं। अब उस तरीके के सिम्टम अगर किसी डिसीज में है तो वो मेडिसिन हम देंगे, तो क्या होगा कि मेडिसिन स्ट्रॉन्गर देन द डायनेमिक डिसीज, नेचुरल डिसीज। सो मेडिसिनल डिसीज होगा वो स्ट्रॉन्गर है, डायनेमिक डिसीज वीकर है, सो वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली रिमूव्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। और मेडिसिन का डोज हम कैसा देते हैं? मिनिमम, मतलब मेडिसिन को किया हमने बंद तो आर्टिफिशियल डिसीज हो गया, खत्म। अब क्या रहा? वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स अपने आप ओवरकम हो जाएगा और सब सुचारू ढंग से चलने लगेगा। क्लियर? व्हाट इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट? हाँ, 2, 3, 4, 5 मेडिसिन साथ में दे देना, फिक्स पैटर्न के प्रिस्क्रिप्शंस होना, ये सब अच्छा है जब तक हम ऑर्गेनन को नहीं जानते हैं, हनीमैन को नहीं जानते हैं। अगर हम हनीमैन को जानते हैं तो हमें पता चलेगा कि इट कैन बी रैपिड बट नॉट जेंटल, नॉट परमानेंट। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? हमें पेशेंट को सफरिंग में से बाहर निकालना है, उसकी सफरिंग बढ़ाना नहीं।
होम्योपैथी के सिवा अन्य किसी भी तरीके से डिसिमिलर या कुछ भी तरीके से मेडिसिन दी जाए सिद्धांतों के अलावा, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का सफरिंग बढ़ेगा, क्योंकि वो जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं होगा। अगर रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन चाहिए तो उसके लिए हमें वाइटल फोर्स को समझना पड़ेगा, मायाजम को समझना पड़ेगा, मेडिसिन को समझना पड़ेगा, वीकर डायनेमिक अफेक्शन एंड स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन को समझेंगे, तब जाके हमें मालूम होगा कि यस, इस तरीके से डिसीज क्योर होता है। हनीमैन के लिए डिसीज का मतलब मायाजम है। डायबिटीज, कैंसर, सीस्ट, ट्यूमर, ये सब हनीमैन के लिए डिसीज नहीं है। They are only expression of the मायाजम। एक ही मायाजम के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। हनीमैन के लिए अस्थमा डिसीज नहीं है, हनीमैन के लिए साइकोसिस या सिफिलिस या सोरा डिसीज है, और उसको लेटेंट फॉर्म में भेजना ही रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन है। क्लियर हो रहा है? किसी मरीज को श्वास में दिक्कत हो रही थी, हमने डिसिमिलर या अनसिमिलर या किसी भी तरीके से कोई भी मेडिसिन यूज की, आइदर होम्योपैथिक दवाइयां और नॉन होम्योपैथिक दवाइयां, उसको अब सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अब उसको वर्टाइगो होने लगा है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। व्हाट इज दिस? इज इट परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ वाइटल फोर्स? मालूम चला है, मायाजम का एक्सप्रेशन बदला सिर्फ। और इन सब का अब आपको जवाब मिलता होगा कि क्यों पिछले कुछ सालों के अंदर कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, अस्थमा के केसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हम होम्योपैथी के सिद्धांतों को नहीं समझते हैं। कितनी पॉपुलेशन है जिस तक हम होम्योपैथी पहुंचा सके? अगर घर घर तक होम्योपैथी पहुंचेगा तभी जाके सबका सफरिंग कटेगा और रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द वाइटल फोर्स होगा, और तब जाके सबको क्योर मिलेगा। और इसीलिए हम सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि हम सब का यही कर्तव्य है कि होम्योपैथी को घर घर तक पहुंचाया जाए। क्लियर? इसका फुटनोट है। फुटनोट में हनीमैन क्या कहते हैं? The short duration of the action of the artificial morbid force, artificial morbific force मतलब मेडिसिन, और उसका ड्यूरेशन कैसा है? शॉर्ट ड्यूरेशन। क्यों? क्योंकि हम मिनिमम डोज में बिलीव करते हैं। क्लियर हो रहा है? Which we term medicine make it possible that although they are stronger than the natural disease, they can yet be much more easily overcome by the vital force than can the weaker natural disease, which solely in consequence of the longer, generally lifelong duration of their action into bracket SORA, syphilis and psychosis can never be vanquished and extinguished by it alone until the physician affect the vital force in a stronger manner by an agent there produce a disease very similar, produce a disease। मालूम चल रहा है? with a homeopathic medicine we have to produce a disease in a for short duration and from medicine is a stronger disease। मालूम चल रहा है? हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्रॉन्गर डिसीज पैदा करते हैं। और फिर से यहाँ पे डिसीज का मतलब क्या है? सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, नॉट अ एक्सप्रेशन ऑफ द मायाजम। हम डायबिटीज पैदा नहीं करते हैं, हम स्कैबिस पैदा नहीं करते हैं, हम रिंगवर्म पैदा नहीं करते हैं, हम सोरियासिस पैदा नहीं करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। ऐसा गलत बात अपने दिमाग में मत ठूस लीजिएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन से डिसीज पैदा होते हैं। नहीं होते हैं, वैसे डिसीज पैदा नहीं होते हैं। क्लियर? हम क्या करते हैं? उस जो सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस का जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के मुताबिक आर्टिफिशियल डिसीज पैदा करते हैं। अब सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस मतलब मायाजम। अब मायाजम कैसा है? वो लाइफ लॉन्ग है, और अकेला वाइटल फोर्स मायाजम से कभी भी ओवरकम नहीं कर सकता है। वो लाइफ लॉन्ग रहता है जब तक कोई भी फिजिशियन वाइटल फोर्स को स्टिम्युलेट ना करे। किसके द्वारा? स्ट्रॉन्गर शॉर्ट ड्यूरेशन आर्टिफिशियल डिसीज के द्वारा। क्लियर हो रहा है? अब आप स्ट्रॉन्गर शॉर्ट ड्यूरेशन का आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करेंगे। देयर इज आर्टिफिशियल मॉर्बिड फोर्स एंड डायनेमिक मॉर्बिड फोर्स। अब डायनेमिक मॉर्बिड फोर्स इज वीकर एंड आर्टिफिशियल डायनेमिक मॉर्बिड फोर्स इज स्ट्रॉन्गर।
So weaker dynamic affection is permanently extinguished by the stronger one. और आपका morbid force कैसा है? artificial force short duration. So वो पेशवा बाजीराव आते हैं, उसको भगा देते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। तो फिर क्या रह गया? राजा छत्रसाल और उनका राज्य। तो राजा छत्रसाल सुचारू रूप से वहां पे राज्य कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? ये हनीमैन ने एपोरिज्म 26 का प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे। और कई लोगों की बात होती है कि सर आप अननेसेसरी टॉक बहुत करते हैं, एक ही चीज को बार बार बहुत बोलते हैं। हनीमैन भी वही कर रहे हैं और उसका जवाब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पहले ही सुभाषित के अंदर दिया कि जिस चीज की का आप बार बार रिवीजन करेंगे, रिपीटेशन करेंगे, आपके मन का झुकाव खुद ब खुद उसकी ओर होता जाएगा। अब आपको मालूम चलेगा कि क्यों होम्योपैथी के अंदर एसिडिटी के लिए और पाइल्स के लिए अलग अलग दवाइयां नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एसिडिटी इज एक्सप्रेशन ऑफ मायाजम, पाइल्स आल्सो इज एक्सप्रेशन ऑफ द मायाजम। सो उस वाइटल फोर्स के लिए हमें दवाई देनी है कि जो वाइटल फोर्स वहां पे अफेक्ट हुआ है, और हम ऐसी सिमिलिमम दवाई का प्रयोग करेंगे जिससे वो पाइल्स भी चले जाएंगे और एसिडिटी भी चली जाएगी। लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों से पाइल्स और एसिडिटी पैदा नहीं होते हैं, हाँ, सिर्फ अल्टर करती है। क्यों? क्योंकि वी आर बिलीविंग इन मिनिमम डोज। हम क्रूड मेडिसिन यूज नहीं करते हैं, हम उसको पोटेंटाइज करके, डायनेमिक करके मिनिमम डोज के अंदर बिलीव करते हैं। और मिनिमम डोज के अंदर बिलीव करेंगे तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा ही डिसीज पैदा होगा। और डिसीज का मतलब अगेन यहाँ पे हम जो मॉडर्न मेडिसिन के डिसीज हैं उनसे नहीं है। डिसीज का मतलब होता है अल्टरेशन इन द वाइटल फोर्स। क्लियर? दिमाग के अंदर फिट कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम्योपैथी को नहीं जानते हैं, वो लेकिन सीख रहे हैं। उनके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को डायबिटीज है तो हम ऐसी मेडिसिन दें जो डायबिटीज पैदा करे। ऐसा नहीं होता है। हनीमैन डायबिटीज को डिसीज नहीं मानते हैं। क्लियर रखिए, हनीमैन कहते हैं अल्टरेशन इन द वाइटल फोर्स इज द डिसीज। सो थोड़ा सा अल्टरेशन हुआ है वाइटल फोर्स में, उसके सामने आप थोड़ा ज्यादा अल्टरेशन करते हैं तो थोड़ा अल्टरेशन चला जाता है, और ज्यादा अल्टरेशन इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, वो बैठ जाए। और इसके एग्जाम्पल हनीमैन ने एपोरिज्म 26-27 के अंदर दिए थे कि एक बच्चा रो रहा है तो आपको उसकी रोने की आवाज सुनाई देगी, लेकिन उसी रूम के अंदर कोई अगर ड्रम बजा रहा है तो आपको उस बच्चे की आवाज नहीं सुनाई देगी। वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन। लेकिन हनीमैन ने वहां भी कहा है ना, बोथ आर सिमिलर इन द मैनिफेस्टेशन। उसी तरीके से तारे रात को भी होते हैं, तारे दिन में भी होते हैं, लेकिन दिन में हमें तारे नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि तारों से स्ट्रॉन्गर हमें सूर्य प्रकाश होता है। तारों की लाइट से स्ट्रॉन्गर सूर्य की लाइट है। क्लियर हो रहा है? सो वीकर डायनेमिक अफेक्शन, तारों की लाइट इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय सूर्य की लाइट, सो हम नहीं देख पाते हैं। क्लियर हो रहा है? सो यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन से हम आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन डिसीज का मतलब होता है स्लाइट अल्टरेशन इन द वाइटल फोर्स। डिसीज का मतलब कैंसर, सोरियासिस, रिंगवॉर्म, स्कैबीज, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा नहीं है, नहीं है, नहीं। होम्योपैथिक दवाइयां वो पैदा नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। क्लियर? अगर पेशेंट के बेस के अंदर साइकोसिस है तो हम ऐसी दवाई देंगे कि जो साइकोसिस को लेटेंट फॉर्म में ले जाए, जो साइकोसिस की तरह ही आर्टिफिशियल डिसीज पैदा करे। सो वीकर साइकोसिस चला जाएगा, आर्टिफिशियल साइकोसिस रह जाएगा। वो हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही देते हैं, वो बंद कर देंगे तो आर्टिफिशियल साइकोसिस भी चला जाएगा। पेशेंट इज क्योर्ड। रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। क्लियर? कतई अगर हम उसको सिमिलिमम दवाई नहीं देते हैं तो कतई पेशेंट क्योर नहीं होगा। उसके अंदर वो मायाजम रहेगा, थोड़े थोड़े टाइम के बाद मायाजम अपने अलग अलग एक्सप्रेशंस देता रहेगा। डॉक्टर साहब पहले मुझे पैर के अंदर कॉन्स हो गए थे, फिर वो पता नहीं अपने आप अच्छे हो गए, फिर अब मेरे को देखिए यहाँ पे वाट्स शुरू हुए हैं। अब वाट्स भी पता नहीं वो हैं, और अभी मैंने सोनोग्राफी करवाया तो फैटी डीजनरेशन आ रहा है लीवर में। मालूम चल रहा है? एक्सप्रेशन बदलता जा रहा है।
पेशेंट कभी भी उस डिसीज से, डिसीज का मतलब यहाँ से सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस है, उससे मुक्त नहीं रहता है। वाइटल फोर्स अकेला कभी उसको हरा नहीं पाता है, उसको हेल्प की जरूरत है। और हम उसको हेल्प किस तरीके से करेंगे? विथ सिमिलिमम, शॉर्ट ड्यूरेशन का आर्टिफिशियल मॉडिफिक फोर्स देंगे, जिससे वीकर फोर्स होगा वो चला जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन का फोर्स है तो वो भी अपने आप चला जाएगा, तो वहां पे अब वाइटल फोर्स अकेला रह जाएगा। ये कुदरत का नियम है। क्लियर हो रहा है? इसको आप थोड़ा अच्छे से समझना है हमें। तो हम जाते हैं रामायण की ओर। रामायण के अंदर क्या था? लंका के राजा थे महाराजा रावण, जिन्होंने रामचंद्र भगवान की पत्नी सीता का हरण कर लिया था। और उन्होंने इस तरीके का उनका नेचर था कि जो भी था वो सबको परेशान करते रहते, देवों को भी परेशान किया। रंभा वाला चैप्टर भी आप सबको मालूम होगा। तो वो क्या है? डिसीज है। लंका की धरती डिसीज्ड हो गई थी, वो मायाजम है। भगवान रामचंद्र जी ने आके क्या किया? वहां भी अच्छे लोग रहते थे ना, विभीषण महाराज थे जो अच्छे लोग थे, लेकिन अकेले विभीषण महाराज कभी भी रावण को एक्सटिंग्विश्ड नहीं कर पाते। सो उनको क्या चाहिए था? हेल्प चाहिए थी। सो महाराजा राम आए। अब राम भी राजा हैं, रावण भी राजा हैं, बोथ आर सिमिलर इन द मैनिफेस्टेशन। दोनों योद्धा हैं। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? दोनों योद्धा हैं। भगवान रामचंद्र आए, उन्होंने क्या किया? दे आर स्ट्रॉन्गर। So weaker dynamic affection Ravan with his Sena is permanently extinguished by stronger one, भगवान रामचंद्र and his Sena। फिर वहां पे क्या रह गया? अब लंका में क्या रहा? जो बुरे लोग थे, जो अधर्मी लोग थे, वो चले गए। अब क्या बचा? लंका के जो अच्छे लोग थे वो। और उस प्रसंग को याद कीजिए जहां पे रावण के नाना माल्यवान, जब रावण की मृत्यु होती है महाराज रावण की, तो उनके नाना माल्यवान आते हैं आत्मसमर्पण करने के लिए कि महाराज राम, मैं लंका का एकमात्र जीवित प्राणी, लंका के राजवंश का जीवित प्राणी राजा माल्यवान, रावण का नाना, मैं आपको आत्मसमर्पण करता हूं। अब लंका भी आपकी है, लंका का राजकोष भी आपका है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि लंका के लोगों को आप मत मारिएगा। तब महाराज राम उसको जवाब देते हैं, भगवान रामचंद्र जी उसको जवाब देते हैं कि माल्यवान, लंका वासियों की है, हमारी नहीं है। हमारा उद्देश्य लंका के ऊपर आधिपत्य करना नहीं है, हमारा उद्देश्य था लंका को डिसीज मुक्त करना। वो हमने कर दिया है, अब हम चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वी आर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। मालूम चल रहा है? महाराज राम ने क्या किया? विभीषण महाराज का राज्य अभिषेक किया, वहां से चले गए और विभीषण महाराज सुचारू रूप से लंका का राजपाट संभाल के करने लगे। क्लियर हो रहा है? तो वही चीज को हम शरीर के अंदर लेके आए हैं कि मायाजम है, वाइटल फोर्स है। रावण और विभीषण दोनों शरीर के अंदर है, हमारा शरीर लंका है। अब रावण का अत्याचार शरीर के अंदर बहुत बढ़ चुका है, तो विभीषण महाराज रामचंद्र को कहते हैं कि हमें, रामचंद्र के पास जाते हैं, भगवान वो उनको हेल्प करने के लिए आते हैं। सो मेडिसिन आती है, और मेडिसिन क्या करेंगी? शरीर का नाश नहीं कर देंगी, शरीर के ऊपर मेडिसिन अपना आधिपत्य नहीं थाप लेंगी, वो शरीर को गुलाम नहीं बनाएंगी। शरीर को हर रोज मेडिसिन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा शरीर मेडिसिन का आदी हो गया है, उस मेडिसिन ने हमारे शरीर को गुलाम बना लिया है। ये नेचर्स लॉ नहीं है। मालूम चल रहा है? डॉक्टर साहब हर रोज 2 गोलियां खानी पड़ती हैं, डॉक्टर साहब ये गोली खानी पड़ती है, डॉक्टर साहब ये चूरन लेना पड़ता है, डॉक्टर साहब ये दवाइयां मैं लेता हूँ। वो होम्योपैथिक दवाइयां भी हो सकती हैं, अलग दवाइयां भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हर रोज लेनी पड़े, आपका शरीर दवाइयों का आदी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेडिसिन ने आके आपके शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया है। पहले आप नेचुरल डिसीज से पीड़ित थे, अब आप मेडिसिनल डिसीज से पीड़ित हैं। आप डिसीज मुक्त नहीं हैं, धर्म की स्थापना नहीं हुई है। भगवान रामचंद्र का उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना करना। उन्होंने लंका के ऊपर अयोध्या का ध्वज नहीं फरकाया है, उन्होंने लंका वासियों में से ही एक महाराज विभीषण का राज्य अभिषेक किया, उनको राज्य दिया, वहां से कुछ भी नहीं लिया और चले गए अपने राज्य में। तो मेडिसिन वही सत्य है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन वही है कि जहां पे मेडिसिन की एक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो और थोड़े समय बाद मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। महाराज विभीषण को हर रोज राज्य चलाने के लिए रामचंद्र जी की जरूरत नहीं पड़ी।
मालूम चल रहा है? मेडिसिन का उद्देश्य हमारे जो शरीर का मतलब माइंड, बॉडी, इमोशन, वाइटल फोर्स सब आ गया, उसको डिसीज मुक्त करना है, उसके ऊपर कब्जा कर लेना नहीं। क्लियर हो रहा है? अभी अभी क्या हो रहा है? शरीर के ऊपर मेडिसिन का कब्जा हो रहा है, मतलब वन टाइप ऑफ अधर्म गया और दूसरा टाइप ऑफ अधर्म आ गया, एक डिसीज गया और दूसरा डिसीज आ गया। डिसीज मुक्त नहीं हुआ है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं हुआ है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? हनीमैन कितनी स्पिरिचुअलिटी तक जाके बात कर रहे हैं, वो देखिए कि रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। हाँ, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ लिमिटेड पीरियड, शॉर्ट ड्यूरेशन, वो डिसीज टू डिसीज, पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति, वो शॉर्ट ड्यूरेशन अलग अलग होगा। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही हमें आर्टिफिशियल मोर्बिफिक फोर्स देना है, उसको लाइफ लॉन्ग नहीं देना है। लेकिन अब क्या हो रहा है? सब, मुझे डायबिटीज है, मुझे बीपी है, मुझे कोलेस्टेरॉल है, मुझे थायराइड है, मुझे फलाना है, मुझे ढिकना है, और आजीवन दवाइयां शुरू रहती हैं। वो क्या है? अधर्म है, वो नेचर्स लॉ नहीं है। मालूम चल रहा है? व्यक्ति क्या करता है? अभी ह्यूमंस हैं, उनको पूरी पृथ्वी के ऊपर कंट्रोल चाहिए, दवाइयां ह्यूमन के ऊपर कंट्रोल कर रही है। सोचिए, very similar but stronger with homeopathic medicine, the cure of disease of many years of duration by the occurrence of smallpox and measles, both which run a course only for few days, as process of similar character। हनी मैंने एग्जांपल दिए हैं कि बहुत ड्यूरेशन के जो डिसीज होते थे वो स्मॉलपॉक्स या मीजल्स आने के बाद चले जाते थे, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था। आगे आएगा एपोरिज्म 46 के अंदर वो दिया गया है। सो होप कि एपोरिज्म 30 आपको क्लियर हो गया होगा, आपको मालूम चल गया होगा कि रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन किसे कहते हैं। उसी तरीके से आप अगर महाभारत का एग्जांपल लें तो पांडव थे और कौरव थे, मालूम चल रहा है? वाइटल फोर्स था, मायाजम था। कौरव पूरी प्रजा को एवं पांडवों को पीड़ित कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, क्या करते हैं? हे मित्रों, मैं तो शस्त्र धारण करने वाला ही नहीं हूं और मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही रहूंगा। आए, 18 दिनों का महाभारत का युद्ध हुआ, जितने भी लोग अधर्म के पक्ष में थे उनकी हार हुई। 18 शायद देखेंगे हम, वो जो भी युद्ध हुआ लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ। और युद्ध के बाद क्या किया? श्री कृष्ण भगवान वहां पे हस्तिनापुर का राज्य ग्रहण कर लिया। या तो युधिष्ठिर को हर रोज श्री कृष्ण की जरूरत पड़ने लगी, नहीं, अपना काम करके भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए द्वारिका। क्लियर हो रहा है? उसी तरीके से कंस का अत्याचार मथुरा में बहुत बढ़ गया था, उग्रसेन बंदी बन चुके थे, तो महाराज उग्रसेन वाइटल फोर्स का रिप्रेजेंट करते हैं, कंस मायाजम को रिप्रेजेंट करते हैं और भगवान श्री कृष्ण मेडिसिन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण आए, मथुरा नगरी मतलब हमारा पूरा शरीर, और महाराज उग्रसेन मतलब वाइटल फोर्स, उनको बंधनों से मुक्त करवाया, कंस का संहार किया। दोनों क्या थे? भगवान श्री कृष्ण भी योद्धा, कंस भी योद्धा। वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। क्लियर हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कंस का संहार कर दिया, उग्र, और क्या किया? मथुरा के ऊपर कब्जा नहीं, उन्होंने महाराज उग्रसेन को राजा बनाया। और महाराज उग्रसेन क्या करने लगे? मथुरा का सुचारू रूप से संचालन करने लगे। आनंद भयो, ख्याल होता है? मालूम चल रहा है? ये नेचुरल लॉ है जो हर जगह लागू होंगे, और ये हिंदू फिलोसॉफी है। हमने बहुत सालों तक इसी के ऊपर चिंतन किया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो राज्य के लिए भी सत्य है वही शरीर के लिए भी सत्य है। क्लियर? थोड़ी ज्यादा फिलोसॉफी हो गई, सहन कीजिएगा, लेकिन होप कि आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज होम्योपैथिक प्रिंसिपल एंड व्हाट इज होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करना और होम्योपैथिक सिद्धांतों का प्रयोग करना दोनों भिन्न बातें हैं। और हम आपको जो बार बार गुरुकुल के माध्यम से एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं, वो वही दोहरा रहे हैं कि होम्योपैथी दवाइयों का प्रयोग करना वो अलग बात है। हमें क्या करना है? हमें होम्योपैथिक सिद्धांतों का प्रयोग करना है। और हाँ, होम्योपैथिक सिद्धांतों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। धन्यवाद।